मजबूत नेतृत्व चाहिए होता है ना? बुंदेलखंड में जो गठबंधन बना वो वाकई अभूतपूर्व था। स्क्रीन पर दिख रहे इन चेहरों को देखिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महान रणनीतिकार तात्या टोपे, बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बख्तबली। ये कोई आम नाम नहीं है। सीमित संसाधन होने के बावजूद इन्होंने जिस तरह से अपनी सेनाओं को एकजुट करके मोर्चा खोला, सच कहूं तो अंग्रेजों ने सपने में भी इतनी बड़ी चुनौती की कल्पना नहीं की थी। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, ह्यूग रोज का अभियान, या इसे कहें ब्रिटिश पलटवार। जाहिर है इतने बड़े विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार हाथ पर हाथ धरे तो बैठने वाली थी नहीं। उन्होंने जनरल सर ह्यूग रोज के नेतृत्व में एक बेहद आक्रामक और निर्मम रणनीति के साथ पलटवार किया। ये पूरा कालक्रम बिल्कुल शतरंज के किसी तेज और घातक खेल जैसा लगता है। मार्च-अप्रैल 1858 के एक भीषण युद्ध के बाद आखिरकार झांसी के किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की और अंततः 18 अप्रैल 1859 को एक बड़े धोखे का शिकार होकर तात्या टोपे भी पकड़े गए और उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, ग्वालियर युद्ध और शहादत, जो विद्रोहियों का अंतिम संघर्ष था। ये वो दौर था जब रणनीतिक तौर पर स्थानीय नेताओं को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनका हौसला बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। पहले चरण में रानी लक्ष्मीबाई झांसी के पतन के बाद किसी तरह किले से निकलकर कालपी पहुंचने में कामयाब रहती हैं। दूसरे चरण में देखिए, कालपी में हार मिलने के बावजूद उन्होंने और तात्या टोपे ने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी चतुराई से ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ये सच में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। लेकिन फिर आता है वो तीसरा और अंतिम चरण, जहां पूरी ताकत से लड़ते हुए रानी वीरगति को प्राप्त होती हैं और यहीं से स्थानीय नेतृत्व का बिखरना शुरू हो जाता है। स्थानीय विरोध को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अंग्रेजों ने एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। उदाहरण के लिए बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय को स्थानीय नेतृत्व के पतन के तुरंत बाद निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश रणनीति बिल्कुल साफ थी। जो भी नेता भविष्य में विद्रोह की चिंगारी भड़का सकता था, उसे सत्ता और उसके इलाके से ही बेदखल कर दो। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही कड़वा सच है। सैन्य नेतृत्व को कुचलने के बाद ब्रिटिश सेना केवल वहीं तक नहीं रुकी। विद्रोही माने जाने वाले पूरे के पूरे गांवों को जला दिया गया और आम जनता पर गंभीर अत्याचार किए गए। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि ये खौफ पैदा करने का एक बेहद क्रूर तरीका था, ताकि भविष्य में कभी भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का विचार तक किसी के मन में ना आ सके। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, 1858 के प्रशासनिक बदलाव, जिसने साम्राज्य का पूरा ढांचा ही बदल दिया। अब बंदूकों और तोपों की आवाज तो शांत हो गई थी, लेकिन जो बड़े बदलाव हुए वो प्रशासनिक थे। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, जरा ध्यान दीजिए। बाईं तरफ 1858 से पहले तक भारत पर एक व्यापारिक कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 के जोरदार झटके के बाद दाईं तरफ देखिए, शासन व्यवस्था सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। ये कोई छोटा मोटा कागजी बदलाव नहीं था। भारत अब एक कॉरपोरेट कंपनी से निकलकर सीधे शाही और औपनिवेशिक नियंत्रण में आ चुका था। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में सुना होगा, वही नीति जिसने दत्तक पुत्र लेने के अधिकार पर रोक लगा दी थी। 1858 के बाद अंग्रेजों ने अपनी इस विवादित नीति को वापस ले लिया। अब ये मत सोचिएगा कि उन्हें अचानक कोई दया आ गई थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी। ग्वालियर और बुंदेलखंड की जिन रियासतों ने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्हें खुश करने के लिए ये भरोसा दिलाया गया कि अब उनके आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। प्रशासन के साथ साथ सेना में भी बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। भारतीय सैनिकों की कुल संख्या में भारी कटौती कर दी गई और उनकी तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात काफी बढ़ा दिया गया। इसका सीधा और एकमात्र लक्ष्य यही था, सेना के भीतर किसी भी भविष्य के विद्रोह या म्यूटिनी के चांस को हमेशा के लिए जीरो कर देना। ब्रिटिश सरकार अब कोई भी खतरा मोल लेने के मूड में नहीं थी। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के अंतिम चरण पर, इस क्रांति का दीर्घकालिक प्रभाव, जहां से राष्ट्रवाद के बीज बोए गए। 1857 का ये विद्रोह भले ही सैन्य रूप से दबा दिया गया हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे थे। विद्रोहों के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने बुंदेलखंड में स्थानीय जमींदारों और मालगुजारों के अधिकार बेहद सीमित कर दिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आर्थिक और सामाजिक रूप से इनकी कमर टूट जाए
और भविष्य में वो कभी भी बगावत करने की स्थिति में ही न रहे। धन और संसाधनों पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और कस ली थी। तो इस पूरी ऐतिहासिक घटना का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? इस कोट पर गौर कीजिए। यद्यपि ये क्रांति विफल रही, लेकिन इसने बुंदेलखंड के लोगों में राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना भर दी जो भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बन गई। कहने का मतलब ये है कि इस इलाके में पारंपरिक सामंतवाद का एक तरह से अंत तो हुआ, लेकिन उसी की राख से आधुनिक राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नायकों का बलिदान खाली नहीं गया। इसने आगे चलकर पूरे भारत के आज़ादी के संघर्ष के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। और अंत में इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये सोचने वाली बात है, क्या 1857 की उस सैन्य विफलता ने ही असल में भारत की आज़ादी की एक पक्की नींव तैयार की थी? बुंदेलखंड के इस कड़े प्रतिरोध और शूरवीरों के बलिदान की विरासत बहुत ही जटिल है। एक सैन्य हार कैसे आगे चलकर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जीत का रास्ता खोल सकती है, ये सवाल हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।